एंड वेलकम बैक टू एड्यूसॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज़। इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज़ में आज से हम मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक जिनको भी हम पढ़ रहे थे लाइक मनु, भीष्म, बुद्ध, किसी को भी हमने पढ़ा वो सब क्या एंशिएंट से बिलोंग कर रहे थे। बट आज से हम इन मॉडर्न थिंकर्स को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले लिबरल स्ट्रीम के थिंकर्स जो कि लिबरल हुआ करते थे, जो कि यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे, उनको स्टार्ट करेंगे। और इनमें सबसे पहले और सबसे प्रोमिनेंट जो हैं वो आते हैं राजा राम मोहन रॉय। एक तरीके से जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसको आज हम बोलते हैं, वो सब उन सब के शुरुआत करने वाले कोई था जो उनका स्टार्टिंग करता, तो वो राजा राम मोहन रॉय थे। एंड राजा राम मोहन रॉय इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये सारे टैग्स राजा राम मोहन रॉय को जाते हैं और कोई गलत नहीं जाते हैं, क्योंकि आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हमें ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि राजा राम मोहन रॉय ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे। इनसे ग्रेट कोई रिफॉर्मिस्ट या फिर फेमिनिस्ट वुमेन के बारे में सोचने वाला कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो सबसे बड़ी बुराइयां थी हमारी सोसाइटी को, उनको ख़त्म करने में बहुत बहुत एफर्ट डाला। बट बिफोर वी मूव टू द लेक्चर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहें। एंड हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो जब आप शेयर करते हैं, जब आप लाइक करके शेयर करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। और हम तो अपना एफर्ट डाल ही रहे हैं आपके बेटरमेंट में। आप अपना छोटा सा एफर्ट डाल दीजिए बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड। राजा राम मोहन रॉय के बारे में सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय मई 22 को इनका बर्थ हुआ था इन 1772 इन राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ये बंगाल के थे। हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक राधानगर करके विलेज है, वहाँ वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। और इनके जो फादर थे रमाकांत रॉय, ये एक वैष्णवेट थे और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, क्योंकि वो मॉडर्न एज था और उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ये कास्टिज़म चल रहा था। और जो ब्राह्मण कास्ट है वो काफ़ी मतलब एक अच्छी अपर कास्ट मानी जाती है। प्रीस्टहुड में लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो उस कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड रॉय वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। और ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये खुद तो इन आइडल वर्शिप या फिर जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स होते हैं, ये इनके खिलाफ रहते थे। और जितने भी कंजर्वेटिज्म है या फिर सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, सोशल बिगॉट्री है, इन सब के अगेंस्ट हुआ करते थे राजा राम मोहन रॉय। जिनकी वजह से क्या होता है कि इनके और इनके फादर के बीच कुछ क्लैशेस हो जाते हैं और ये अपना फैमिली और अपना हाउस छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद ये काफ़ी जगहों पर घूमते हैं और मतलब वैंडरिंग करते हैं। एक तरह से इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बचपन से क्या होता है, इनके मन में एक डिज़ायर होता है कि ये मॉन्क बने। बट इनकी मदर जो होती हैं वो बोलती हैं कि भाई कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे मॉन्क बने, इसलिए वो मना करती है इनको कि ऐसा नहीं करो, तो ये मान जाते हैं। फिर लेकिन जब इनके फादर के साथ इनके क्लासेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये घर छोड़ के चले जाते हैं और हिमालय, तिब्बत जैसी जगहों पर काफ़ी टाइम तक ये घूमते हैं। और वहाँ पर कुछ इनको शांति जैसा महसूस होता है, तो उस जगहों पर रहते हैं। फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा घूम कर फिर रिटर्न होकर घर आते हैं। और घर आने के बाद ये अपनी जो एजुकेशन है वो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। और इनके फादर तो थे कंजर्वेटिव, बट वो चाहते थे कि वो अपना हायर एजुकेशन करें राजा राम मोहन रॉय, और ये एक अच्छा कोई जॉब पाएँ, जिसकी वजह से वो इनका हायर एजुकेशन में एडमिशन कराते हैं। और फिर शुरू होता है राजा राम मोहन रॉय का कई सारे लैंग्वेजेस सीखने का एक जो पूरा एरा शुरू होता है उनका, जिसमें वो सबसे पहले पटना जाते हैं। और पटना जाकर पर्शियन और अरेबिक मदरसा में वहाँ पर इनको पर्शियन वहाँ से ये सीखते हैं। बंगाली तो इनको बचपन से आती रहती है, क्योंकि बंगाल से ही बिलोंग करते थे। और वहाँ पर पर्शियन और अरेबिक सीखते हैं ये पटना में। फिर उसके बाद ये कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, लाइक कुरान पढ़ते हैं और जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये इसके बाद पटना के बाद ये चले जाते हैं बनारस यानी कि जो काशी है वो बनारस। वहाँ पर जाकर ये संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत लैंग्वेज का इनको अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है। संस्कृत पढ़कर इन्हें वेदास एंड उपनिषद इन जैसे लैंग्वेज इन जैसी बुक्स ये पढ़ते हैं और इनका भी काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में ये सीखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्यों सीखते हैं? क्योंकि एट द एज ऑफ 22 सीखते हैं, क्योंकि इनको क्लर्क की जॉब मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। मिस्टर जॉन डिग्बी करके एक होते हैं, कलेक्टर होते हैं उनके यहाँ पर।
इनको जॉब मिल जाती है, जिसके बाद ये इंग्लिश सीखते हैं और फिर इंग्लिश सीखकर ये एरिस्टोटल और यूक्लिड से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उन सब के थॉट्स पढ़ते हैं। और जब जब भी हम इनके थॉट्स पढ़ेंगे आगे, जब हम फिलोसफीज़ पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय की, तो उसमें हम देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो जॉन लॉक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड दिखेंगे हमें। लिबरल थॉट्स जो हमने जॉन लॉक के पढ़े थे, सेम वही क्राइटेरिया में वेलफेयर स्टेट वाली बातें, सेम वही चीज़ें, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती रहेंगी उनसे। और फिर ये क्लर्क होते हैं वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में, फिर इनको थोड़ा इनका प्रमोशन हो जाता है और ये दीवान बन जाते हैं। बट ये सब कुछ चलता रहता है, और इन्हीं बीच जब सती प्रथा या फिर सती प्रैक्टिस का जब एंड करवाते हैं राजा राम मोहन रॉय इन 1929 में, तो उस टाइम पर इनको जो अकबर द सेकंड होते हैं, मुगल एम्परर उस टाइम पर जो अकबर द सेकंड होते हैं, वो इनको राजा की उपाधि देते हैं। इनका नाम तो सिर्फ राम मोहन रॉय होता है, बट ये जो राजा लगा है ये इनको टाइटल मिला होता है भाई अकबर द सेकंड। और ये रॉय को फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय गोखले, इतने सारे टाइटल्स मिले हुए हैं आज तक। आगे हम देख लेते हैं कुछ लिटरेरी वर्क्स जो कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ही लिखे गए हैं, और इन्हीं में इनके सारे टीचिंग्स हैं, इन्हीं में इनके सारे फिलोसफीज़ हैं। सो जो सबसे पहला वर्क आता है वो होता है जिससे इन्होंने टिप्पणियाँ लिखी हैं, जिसे बोलते हैं कि एक साइड बुक टाइप का इन्होंने इन सब क्या लिख डाला है, लाइक मुंडकोपनिषद का एक साइड बुक टाइप का इन्होंने लिख डाला है कि उससे क्या सीखने को मिलता है लोगों को बताने के लिए। अ डिफेंस ऑफ हिंदू थियज्म ये लिखा, फिर परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जीसस का परसेप्ट, जिसमें इन्होंने पीस एंड हैप्पीनेस के बारे में बताया है कि कैसे जो जीसस हैं वो पीस और हैप्पीनेस को गाइड करते हुए चलते हैं। एंड बंगाली ग्रामर इन्होंने लिखा। फिर यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं, जिसमें ये क्या बताते हैं कि दुनिया के जो भी रिलीजन्स हैं उससे जो भी अच्छी बातें हैं, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हमें एक कर लेना चाहिए, और उन सब से हमें एक रिलीजन बनाना चाहिए जो कि एक यूनिवर्सल रिलीजन हो। क्योंकि क्या मानना था, लिबरल थॉट्स वाले थे राजा राम मोहन रॉय, तो इनका मानना था कि हम सब एक हैं और कोई अलग नहीं है। सब ये सब मान लीजिए हम यहाँ के हैं और यूरोप दूर है, लेकिन हैं तो हम सब एक ही हैं, तो हम सब इंसानी ह्यूमनिज्म की बातें करते हैं, उस टाइप वाली चीज़ें बताते हैं। लाइक मुस्लिम जो इस्लाम है उसमें एक चीज़ अच्छी लगी इनको कि लाइक जो भी इस्लाम के जो लोग होते हैं वो एक ही को मानते हैं, एक ही अल्लाह है जो उनके वही हैं, और बाकी सब भाई बहन है। तो ये बोलते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, फिर हैप्पीनेस एंड पीस वाला ले लेना चाहिए जीसस से। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें सारे रिलीजन से लेकर एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड गौड़ीय व्याकरण, ये सब इनकी रचनाएँ थी। और राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है जब ये यूके विजिट पे होते हैं इन 1833 ऑन 27 सितंबर। इनकी डेथ हो जाती है बाय मेनिंगाइटिस, और स्टेफलॉन इन ब्रिस्टल में होती है। ब्रिस्टल में आज भी एक स्ट्रीट का नाम राजा राम मोहन रॉय के नाम पे रखा गया है। अभी रिसेंटली ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि वहाँ जो एक स्ट्रीट है ब्रिस्टल की जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, वहाँ पर इनके ही नाम का एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है, राजा राम मोहन रॉय करके एक स्ट्रीट का नेम रखा गया है। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज को समझ लेते हैं कि ब्रह्म समाज क्या। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्म समाज, हमें एक छोटा सा जो भाग हमसे छूट रहा है राजा राम मोहन की लाइफ का, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग पार्ट है, जिसकी वजह से ये ब्रह्म समाज या फिर किसी भी सोशल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़े, वो है कि जब ये बहुत छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, इनके जो भाई होते हैं, इनसे बड़े जो भाई होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और इनकी जो भाभी जी होती है उनको सती के रूप में उनको जलाया जाता है। और ये बहुत कोशिश करते हैं कि उनको ना जलाया जाए, बट क्योंकि उस टाइम का वो रूल था, उस टाइम के वो ऐसे रिचुअल्स थे, इसलिए जलाया जाता है। एंड ये चीज़ें इनके ऊपर बहुत बड़ी छाप डालती हैं। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि इनकी तीन मैरिजेस होती हैं, और ये फर्स्ट मैरिज कब हो जाती है इनकी चाइल्ड मैरिज होती है। फर्स्ट मैरिज हो जाती है इनकी एट द एज ऑफ 9, व्हेन ही वॉज 9 years old ओनली। उस टाइम पर इनकी मैरिज हो जाती है, और इनकी जो वाइफ होती है वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। देन आफ्टर दैट सेकेंड मैरिज होती है इनकी, और वो भी 10 के एज में, क्योंकि कुछ ही दिन बाद इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, इस वजह से इनकी दूसरी शादी भी एट द एज ऑफ 10 हो जाती है, वो भी बहुत जल्दी होती है। वो उनकी सेकेंड वाइफ से इनके कुछ 2 बच्चे होते हैं, 2 सन्स होते हैं, बट कुछ टाइम बाद ही इनकी ये जो सेकेंड वाइफ होती है वो उनकी भी डेथ हो जाती है।
एंड देन आफ्टर दैट एक थर्ड मैरिज होती है जो इनके लाइफ टाइम तक वो रहती हैं इनकी वाइफ। एंड इन सब चीज़ों का और इतनी सारी पॉलीगैमी जैसी एक बुराई का, लाइक इतनी सारी शादियों का, और फिर ये जो चाइल्ड मैरिज बहुत ही छोटे एज में जो शादियाँ हो रही है उसकी वजह से, एंड एक चीज़ जो ये सती प्रथा है, इन सब चीज़ों ने इनको हिला के रख दिया था राजा राम मोहन राय को। इसलिए इन्होंने कुछ रिफॉर्म लाने का सोचा। एंड फिर एक स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। वैसे तो इससे पहले भी एक सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा का, जिसके जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना हो चुकी थी 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में, जिसको उस टाइम पर ब्रह्म सभा बोला जाता है, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे उसको चेंज हो जाता है उसका नेम, और ब्रह्म समाज हो जाता है। और इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर जो होते हैं वो इनका काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं इसको डेवलप करने में, एज एन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तरीके से लेके आने में। एंड ये एक हिंदू रिफॉर्मिस्ट सेक्ट के तरीके से निकल के आता है, जो कि लिबरल क्रिश्चियन एलिमेंट होता है इसमें, जो भी क्रिश्चियनिटी में जो लिबरल चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियनिटी से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, वो बाइबल से इंस्पायर्ड हो जाते हैं इस वजह से। एंड ब्रह्म समाज वॉज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल लेटर इन सेंचुरीज एज हिंदू मूवमेंट रिफॉर्म। हिंदू मूवमेंट रिफॉर्म के तरीके से निकल के आता है ये जो ब्रह्म समाज होता है, और इसका जो मेन जो चीफ एम होता है वो होता है वर्शिप ऑफ इटर्नल गॉड। मतलब कि सब अपने अलग अलग ईश्वर को पूज रहे हैं, वो गलत है। एक इटर्नल गॉड होना चाहिए और सबको अपने जो अंदर की अच्छाइयाँ होती हैं उनसे सीखना चाहिए। एंड ही वॉज अगेंस्ट प्रीस्टहुड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जो भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। लाइक प्रीस्टहुड काफ़ी प्रेवलेंट था, फिर ये जो रिचुअल्स जिनकी वजह से लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही थी, और फिर सेक्रीफाइसेस जिनकी वजह से प्रीस्ट इतना ज़्यादा उन कमा रहे थे, इतने ज़्यादा सबसे पैसे ले रहे थे, और तरह तरह की चीज़ें हो रही थी ऐसे। एंड ही फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, इन सब को मेन एम बनाया हुआ था राजा राम मोहन रॉय ने। ही बिलीव इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। उन बोलते थे कि सारे रिलीजन्स का यूनिटी होना चाहिए और सारे रिलीजन्स को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ें हमें लेकर अपनानी चाहिए। ही वॉज फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। ऐसा इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये फर्स्ट मूवमेंट था इन इंडिया में, क्योंकि उससे पहले ना ही कोई रिफॉर्मिस्ट आया था, ना ही कोई इंडिया के बारे में सोचने वाला आया था। ब्रिटिशर्स अपना बिल्कुल चला रहे थे, और यहाँ तक कि मुग़ल एम्पायर जो था वो भी कोई लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ लैंड एक्वायर करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, इन्हीं सब के बारे में सोच रहे थे। इमर्जेंस ऑफ रेशनलिज्म एंड इनलाइटमेंट इन इंडिया विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इनकी वजह से, इस ब्रह्म समाज की वजह से रेशनलिज्म और इनलाइटमेंट का उदय होता है इंडिया में, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट बाद में जो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको यही चीज़ें बाद में गांधी जी अपनाएंगे कि सारे धर्म को एक साथ लेकर चलना चाहेंगे, सारे कास्ट को एक साथ लेकर चलना चाहेंगे, फीमेल को, वुमेन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसी चीज़ें वो गांधी जी भी करेंगे, और एक अच्छा नेशनलिस्ट मूवमेंट इसी की वजह से बन पाता है। इट वॉज द फॉर रनर ऑफ ऑल सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। सारे जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए बाद में, वो उन सब का एक जड़ मान सकते हैं हम ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज की स्थापना एक माइल्ड स्टोन की तरह थी कि इसकी वजह से न जाने कितने पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हमारे इंडिया में। नॉट इन इंडिया, इन ईस्ट एशिया काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए इसी ब्रह्म समाज की वजह से। बट कुछ ही सालों बाद क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय के डेथ के कुछ सालों बाद क्या होता है कि ये जो ब्रह्म समाज था ये स्प्लिट हो जाता है इन दो भागों में। एक भाग तो हो जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया करके, जिसको लेड कर रहे होते हैं केशव चंद्र सेन, और सेकंड एक हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, जिसको लेड कर रहे होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और एक चीज़ जो नहीं समझा हमने, वो ये है कि ब्रह्म समाज के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को मैं बता देती हूँ कौन कौन थे। एक तो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, एंड फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। ये सब इस ब्रह्म समाज में भी थे, इन लोग फाउंडर मेंबर्स थे इन लोग। और पीटी शिवनाथ शास्त्री, पंडित शिवनाथ शास्त्री, ये भी थे। एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे थे उस टाइम पर। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सती प्रथा। सती प्रथा को समझने या समझाने से पहले मैं आपको ये पिक दिखाना चाहती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। एक आग लगाई गई है, बीच में एक आदमी है एंड उसके ऊपर एक लेडी बैठी हुई है। ये है सती प्रैक्टिस। ये पूरा जो सती दाह जिसे बोलते हैं वो हो रहा है यहाँ पर।
इन जो लेडी बैठी हैं इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और क्योंकि अगर इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनके लिए कुछ नहीं बचता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि उसके बाद इनके लिए कुछ नहीं बचता है, ना ही इनकी कोई कहीं पर हिस्सेदारी होती है लाइक प्रॉपर्टी, ना ही इनकी कोई ज़रूरत होती है इनके हस्बैंड की डेथ के बाद। इसलिए इनको उनके हस्बैंड के साथ ही जल जाना चाहिए, मतलब खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि दुनिया में या फिर सोसाइटी में एज अ बोझ वो ना रह सकें। सो आगे हम देख लेते हैं ये सती प्रथा को। सती प्रथा क्या होती है कि रॉय जो थे ये बहुत ही ज़्यादा ये सती प्रथा को देख चुके थे अपनी चाइल्डहुड में, और बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान हो गए थे और इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करा करते थे। He spoke freely and took his views to the higher ups in ईस्ट इंडिया। उन्होंने इसके बारे में फ्रीली सबसे बातें करी, सबको समझाने की कोशिश करी कि ये नहीं, क्योंकि रॉय सबको बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सती प्रैक्टिस है इसको हमें बैन करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं मानता है। तो उसके बाद ये इतना पैशनेट होते हैं इन चीज़ों को लेकर कि ये इसको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास तक जाते हैं। और जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल होता है विलियम बेंटिक, वो इनके इस परसेवरेंस से बहुत ही खुश होता है और इनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सिंपसाइज्ड फील करता है और थोड़ा टची फील करता है इन चीज़ों से। इसलिए वो क्या बोलता है कि चलो ठीक है अब हम इसको ख़त्म करेंगे। एंड फिर पास होता है एक एक्ट, द बंगाली सती रेगुलेशन एक्ट। ये इस एक्ट का नाम था जो कि लाया गया था फॉर द एबॉलिशमेंट ऑफ सती सिस्टम, सती प्रैक्टिस। इन 1829 में ये लाया जाता है एक्ट। और बंगाल कोड पास इन 4 दिसंबर 1829 को एक कोड, बंगाल कोड पास होता है जिसमें ये द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट आया हुआ होता है। और इस एक्ट के हिसाब से ये जो सती दाह प्रैक्टिस है इसको बंद करना चाहिए इन बंगाल प्रोविंस, एंड एनी इंडिविजुअल कॉट प्रैक्टिसिंग दिस वुड फेस प्रोसिक्यूशन। अगर कोई भी ऐसा मिल जाता है जो कि इस एक्ट को इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है, और साथ ही साथ जो भी उसके सज़ा होगी वो अलग से होगी। एंड फिर आता है सती प्रथा। तो हमने देख लिया कि कैसे इन्होंने ख़त्म किया सती प्रथा। ये क्यों प्रचलित हुई ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। इन्होंने जब राजा राम मोहन रॉय ने सोचा कि सती प्रथा आई क्यों, ये जब इन्होंने समझा तो उसके बाद ये और भी चीज़ें लेकर आते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों ये आई। लाइक देखिए जो सती प्रथा है यहाँ पर कौन किसको जलाया जा रहा है, विमेन को जलाया जा रहा है, राइट। विमेन को ना ही सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस है, ना ही उसको प्रॉपर्टी राइट है, ना ही उसको कोई काम करने का कुछ दिया गया है, राइट दिया गया है, इवन कोई राइट नहीं है। तो क्या होगा, उसको किसी और के बस उसको किसी और के साथ रहना है, किसी और के लिए ही करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से जब उसकी इंडिविजुअलिटी ही ख़त्म हो जा रही है जिस पर वो निर्भर है, अगर मान लीजिए वो चला गया तो उसके लिए कुछ बच ही नहीं रहा है दुनिया में, राइट। तो इन्होंने क्या सोचा कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, और अब हमें जो विमेन है उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये जो चाइल्ड मैरिज हो रही है, बहुत छोटे ही रह रहे हैं, सबकी शादियाँ हो जा रही हैं, और उसके बाद जल्द ही मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो दूसरे को भी मरना पड़ रहा है, दूसरे को भी जलाया जा रहा है। तो इस वजह से ये चाइल्ड मैरिज ख़त्म करनी चाहिए। मान लीजिए अगर वो जो लेडी है वो बड़ी होगी तो थोड़ा, जो वुमेन है वो बड़ी होगी, वो थोड़ा अपने लिए कुछ जीविका चलाने के लिए कुछ कर भी सकती है, कोई भी काम अपना कर सकती है। तो इन वजहों से इन्होंने अब ये चाइल्ड मैरिज को भी एबॉलिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड एक चीज़ और, पॉलीगैमी के भी अगेंस्ट हो जाएंगे। रॉयस ने जो रॉय हैं इनका नाम हमेशा लिया जाएगा फॉर द बेनिफैक्टर ऑफ वेमेन। सिर्फ सती प्रथा को एबॉलिश करना ही बेनिफैक्टर नहीं था विमेन की तरफ से रॉय का, बल्कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी एंड डिमांडेड इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमेन। इन सब की वजह से इनको एक अच्छा फेमिनिस्ट माना जाता है, विमेन के बारे में सोचने वाला। इतना कोई भी आगे जितने भी थिंकर्स आएंगे कोई भी इतना नहीं सोचेगा अबाउट वेमेन। सब गांधी जी आएंगे बट वो इतना नहीं करेंगे विमेंस के बारे में, इतना नहीं करेंगे। वो जितना करेंगे एक लिमिटेड चीज़ें करेंगे, लिमिटेड, क्योंकि उनको नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाना था, वो उस टाइम पर ये फेमिनिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट नहीं चला सकते थे। एंड फिर एजुकेशनल रिफॉर्म भी लाते हैं रॉय रिगार्डेड एजुकेशन एज एन इफेक्टिव टूल टू अचीव सोशल रिफॉर्म। रॉय का मानना था कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है अगर हम सोशल रिफॉर्म को लाना चाहते हैं।
तो हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम सुधारना होगा, एजुकेशन रिफॉर्म लाना होगा, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न लर्निंग इन इंडिया। और वो बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट करते थे कि जो वेस्टर्न लर्निंग है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उससे इंडिया में आना चाहिए। हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, हमें जो इंग्लिश इंग्लिश के जो जर्नल्स हैं, जो भी इंग्लिश की बुक्स हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या है, उन जो है उन कल्चर्ड हैं, उनके उनके में अच्छा लिखने का, समझने का और समझाने का तरीका है। अगर हम सिर्फ संस्कृत में फंसकर रहेंगे, ग्रामर में फंसकर पड़े रहेंगे, तो इससे हमारा कभी कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं हो पाएगा। हम कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन हम अपने ही जो एविल्स हैं उनके गुलाम रह जाएंगे, ऐसा रॉय का मानना था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप सेवरल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1817। हिंदू कॉलेज की स्थापना करी इन्होंने इन कैलकाटा। देखिए, ये ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड ये वर्क कर रहे हैं, सिर्फ बता नहीं रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। सती प्रथा अबॉलिश करने में पूरी की पूरी इन्होंने मेहनत करी। फिर उसके बाद जो चाइल्ड मैरिज है या फिर पॉलीगैमी है, इनके लिए भी पूरी पूरी ऑन ग्राउंड मेहनत करी। अब ये कॉलेजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंग्लो हिंदू कॉलेज, मतलब जिसमें दोनों लैंग्वेजेस पढ़ाई जा सके। एंड फिर उसके बाद वेदांता कॉलेज सिंथेसाइज वेस्टर्न एंड इंडियन लर्निंग। यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन लर्निंग को सिंथेसाइज करके पढ़ाया जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1826 में। और फिर ये जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन 1813, इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज, मतलब कि ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये होल वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर सोच रहे हैं। और इस इन इन वजहों से कई सारे क्रिटिक्स भी आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। रॉय के कई सारे क्रिटिक्स भी हो जाते हैं इन वजहों से कि आप नेशनल लेवल पर पहले आपको सोचना चाहिए था, आप तो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हो। रॉय सेट अप द वेदांता कॉलेज टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स ऑफ हिंदू मोनोथेism। मोनोथेइज्म में रॉय का बहुत ही ज़्यादा मानना था। रॉय का मानना था कि जो रिलीजन है उनका यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए, और हम सबको एक मोनोथेइज्म में बिलीव करना चाहिए। ही प्रमोटेड प्योर एथिकल वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी कमिंग एट द टाइम व्हेन गवर्नमेंट हैड ओपन संस्कृत स्कूल। जब गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल को ओपन करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करती थी, तब रॉय क्या प्रमोट करा करते थे, वो उनका मानना था कि सबको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, लैटिन पढ़ना चाहिए, जो कि उस टाइम पर सबसे नेसेसरी और सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज हुआ करती थी। और ये क्या होता था कि इन्हीं सब की वजह से इंडिया और बाकी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता था, बहुत पेस आ जाता था हमारे बीच में, क्योंकि जो वेस्टर्न थे वो डेवलप्ड हो चुके थे, उनको मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, लैटिन ऐसे सब्जेक्ट्स आते थे, बट हम वही संस्कृत में लगे पड़े हुए थे। सो इन सब से आगे बढ़ने को रॉय बोलते थे। एंड आफ्टर दैट आगे हम रिलीजियस रिफॉर्म्स देख लेते हैं रॉय के, क्योंकि रिलीजन में भी विश्वास रखते थे रॉय, और एक ग्रेट रिफॉर्मर थे भाई। एंड ही क्रिटिसाइज द रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज अ गॉड। उनका मानना था कि ये जो रिचुअलिज्म है क्रिश्चियनिटी में, ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाइबल पढ़ी हुई थी, इंग्लिश आती थी, लैटिन आती थी, कई सारे लैंग्वेजेस आते थे, कुरान, बाइबल जैसे कई सारी बुक्स इन्होंने पढ़ी हुई थी। तो इन्होंने बाइबल पढ़ी थी और उससे इन्हें समझ में आता, ये जो क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट है, ये कोई गॉड नहीं है। इनके बारे में जो हम बार बार सारे ये जो मैसेजेस फैला रहे हैं, मोरल मैसेजेस जो फैला रहे हैं कि उन्होंने मेरेकल्स किए थे, वो कोई मेरेकल्स नहीं थे, वो एक इंसान थे, और उन्होंने सच्चाई के पथ पर चलना हमें सिखाया था, इनका ये मानना था। ये सबको पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस समझा रहे थे, और ये मिरेकल्स और फिलोसॉफिकल मैसेज के बीच में डिफरेंस बता रहे थे कि दोनों में से हमको फिलोसॉफिकल मैसेजेस पे उनके बेस्ड रहना चाहिए, ना कि इन मिरेकल्स पे कि एक दिन मिरेकल होगा। इन तुहफत उल मुआउद्दीन, ये तुहफत उल मुआउद्दीन क्योंकि पारसी लैंग्वेज भी आती थी, अरबी एंड पारसी भी आती थी राजा राम मोहन रॉय को, इसलिए इन्होंने इसमें लिखा हुआ था। ये इनका एक वर्क है, पब्लिश करा हुआ था इन्होंने, जिसका मतलब होता है अ गिफ्ट ऑफ डाइस्ट। इसको 1803 में इन्होंने पब्लिश किया हुआ था। और यहाँ पर ये इरेशनल रिलीजियस बिलीव्स और करप्ट प्रैक्टिसेस जो भी हिंदू रिलीजन में होते हैं, उसको इन्होंने बिल्कुल से कंडेम्ड करा हुआ था। और यहाँ पे जो रेवलेशंस हैं एंड प्रॉफिट्स, मिरेकल्स एक्सेट्रा, इन इन सब को इन्होंने कंडेम करा हुआ था। एंड इन 1814 ये फाउंडेड आत्मीय सभा इन कलकत्ता। और इन्हीं सब को ख़त्म करने के लिए, इन्हीं सब एविल्स को सोसाइटी से निकालने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, जिसको मैंने अब पिछले स्लाइड में आपको बताया था। ही क्रिटिसाइज्ड द रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। ऑफकोर्स उन्होंने क्रिश्चियनिटी की बहुत ही ज़्यादा
क्रिटिसाइज़ किया था, जो भी वहाँ के मिरेकल्स माने जाते हैं। टू कंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज एंड सोशल एविल्स। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी किसके अगेंस्ट? आइडोलेट्री या फिर कास्ट रिजिडिटीज़, जो भी कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिडली फॉलो होता है, या फिर जो भी सोशल इविल्स हैं हमारे सोसाइटी में, उनको हटाने के लिए। बट ये जो आत्मीय सभा है ये उतना ज़्यादा सबके ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई, इस वजह से इन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना कुछ टाइम बाद करनी पड़ी। आफ्टर दैट हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमें कुछ सिविल लिबर्टीज़ के बारे में देखने को मिलता है, जो कि कहा करते थे राजा राम मोहन रॉय। रॉय वॉज इम्प्रेस्ड एंड admired टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर सिविल लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टीज़ इट गिव टू द पीपल। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही एडमायर करा करते थे, बहुत इम्प्रेस थे ब्रिटिश सिस्टम से, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा था, वहाँ पर एक सिस्टम जिसे बोल सकते हैं वो चल रहा था। यहाँ इंडिया में कोई सिस्टम नहीं चल रहा था, बस जो ब्रिटिशर्स बोल दिया करते थे वही चल रहा था। और रॉय उन चीज़ों को, रॉय सोचते थे कि वो चीज़ें हमारे इंडिया में भी आनी चाहिए। वो देखिए, जो रॉय थी वो क्या थे कि ब्रिटिश से काफ़ी ज़्यादा वो ओबलाइज्ड हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे यहाँ हमें रहना सिखा देंगे, हमको मान लीजिए हमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिखा देंगे, और उसके बाद हम आज़ाद होंगे, तब हम अपने आप को रूल कर पाएंगे। वरना हम अगर ऐसे ही अनकल्चर्ड रहेंगे, हमें कुछ नहीं आता रहेगा, तो हम फिर से उसी मुगल एज में जाकर, जहाँ पे हमें रूल किया जाता था, वहाँ भी तो हमारा एक्सप्लोटेशन ही हो रहा था ना। तो उस टाइम में जाने से बेहतर है कि हम ब्रिटिश रूल को स्वीकार करें और ब्रिटिशर्स से उनके तरीके से कल्चर्ड होना सीखें। वो जैसे रहते हैं या फिर उनकी जैसी पढ़ाई है, मैथमेटिक्स जानते हैं, साइंस जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता की या फिर इंडिपेंडेंस की बातें करनी चाहिए। ये सारी इतनी सारी, मान लीजिए एट अ इंडिविजुअल लेवल पे ले लीजिए, बहुत से लोग उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, बट कि वो ब्रिटिशर्स के बहुत ही क्या मतलब ब्रिटिशर्स के बिल्कुल पीछे पीछे चलने वाले इंसान थे। एट अ पर्सनल लेवल पे ले लीजिए कि आपके जो भी आपका सोसाइटी है वहाँ पे कई सारी बुराइयाँ हैं, लाइक सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, विडो मैरिज नहीं है वहाँ पर, एंड पॉलीगैमी है। इन सब का क्या फ़ायदा? और आप इंडिपेंडेंट बोलते हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो ही नहीं, आप डिपेंडेंट हो, आप परतंत्र हो, स्वतंत्र आप हो ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी एवल्स हैं आपकी सोसाइटी में। तो रॉय बोलते थे इन सारी जो भी एवल्स हैं इनको हमें निकालना चाहिए, उसके बाद हमें नेशनलिज्म की, इंडिपेंडेंट की बातें करनी चाहिए। इस वजह से वहाँ के सिविल लिबर्टीज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ करते थे, और वो चाहते थे कि ऐसा इंडियन सिस्टम में भी हो, बेनिफिट दैट इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू इंडियन पीपल, मतलब ऐसा ही कुछ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडियन पीपल को भी मिले। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं प्रेस फ्रीडम के बारे में। प्रेस फ्रीडम जिसकी जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आया बाद में, जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए उसमें प्रेस का बहुत ही बड़ा रोल हुआ करता था। उसकी भी स्टार्टिंग राजा राम मोहन रॉय से थी। थ्रू हिज राइटिंग्स एक्टिविटीज़ ही सपोर्टेड द मूवमेंट्स ऑफ फ्री प्रेस इंडिया। उन्होंने फ्री प्रेस इंडिया सपोर्ट किया, मूवमेंट को सपोर्ट किया बाय राइटिंग्स। कई सारे उन्होंने राइटिंग्स लिखे, कई सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने जर्नल्स निकाले। एंड प्रेस सेंसरशिप वर्ड रिलैक्स बाय लॉर्ड हेस्टिंग इन 1817। इन्हीं की वजह से प्रेस सेंसरशिप हटाई जा सकी इन 1817। और इन्होंने कुछ 3 जर्नल्स फाउंड किए। बंगाली वीकली, ये बंगाली में था, सॉरी ये संवाद कौमुदी है, एंड ये संवाद कौमुदी ये संस्कृत में हुआ करता था, एंड मिरातुल अकबर ये पर्सियन लैंग्वेज में हुआ करता था, अलग अलग लैंग्वेजेस में थी। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स, जो कि रॉय द्वारा बनाए गए थे। बिफोर मूविंग टू टैक्सेशन रिफॉर्म्स, प्रेस रिफॉर्म में जो भी वर्क्स करे, जो वहाँ पर इन्होंने अपनी मेहनत डाली, वो क्या क्या थी, थोड़ा हम देख लेते हैं रॉय की। रॉय स्टार्टेड फर्स्ट बंगाली लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एन इंडियन लैंग्वेज। उन्होंने फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर निकाला, और ऐसा कोई न्यूज़पेपर जो कि पहला ऐसा था जो इंडियन लैंग्वेज में था। हिज pioneering इन जर्नलिज्म वर एम्ड एट एजुकेटिंग इंडियंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इशू। उनका सिर्फ इतना मकसद हुआ करता था कि जो भी हमारे इंडियंस हैं उनको एजुकेट करना है, उनको जर्नलिज्म सिखाना है एट अ वाइड रेंज, ताकि वो खुद से एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकें। His newspaper Samvad Kaumudi help people from an opinion about the issues affecting their daily life ब्रिटिश इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। जो ये संवाद कौमुदी है, ये काफ़ी ज़्यादा
लोगों को इसने हेल्प किया कि जो भी ब्रिटिश इंडिया है वहाँ पर जो लोगों की डेली लाइफ है ये किस तरीके से गुजर रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर जो लोगों के ओपिनियंस है एक जगह के ओपिनियंस दूसरी जगह तक किस तरीके से पहुँचते थे, ये सब संवाद कौमुदी का काम था कि एक इंसान का ओपिनियन, मान लीजिए कोई बैठे हैं यूपी में बैठे हैं तो उनका ओपिनियन किस तरीके से बंगाल में पहुँचेगा, ये संवाद कौमुदी का काम था। एंड फिर आते हैं कुछ टैक्सेशन रिफॉर्म्स बाय रॉय। रॉय कंडेम्ड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार, जो भी उस टाइम पर बंगाली जमींदार थे। देखिए ये जो रॉय थे ये कैपिटलिज्म में, लिबरल कैपिटलिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि लिबरलिस्ट थे। लिबरल जो थॉट्स थे जॉन लॉक के, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। और इनका भी मानना था कि कैपिटलिज्म आना चाहिए इंडिया में, ये जो लिबरल कैपिटलिज्म है उसको आना चाहिए इंडिया में। तो इस वजह से जो बंगाली जमींदार थे उनके जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थे उनका इनको उनका ही बहुत ज़्यादा कंडेम्ड करते हैं। एंड इनका मानना था कि फिक्सेशन होना चाहिए रेंट्स में, जो भी लैंड है उनके रेंट्स में एक फिक्सेशन होना चाहिए, फिक्स्ड रहना चाहिए कि इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ही कॉल्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स, जो भी इंडियन गुड्स जा रहे हैं अब्रॉड उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने के लिए इन्होंने बोला था। देखिए ये नेशनलिज्म की ही बातें कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये नेशनलिस्ट नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स के पीछे चला करते थे, ब्रिटिशर्स का करते थे, ये इंडिया के लिए कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज़ घटाने को बोल रहे हैं, जो भी इंडियन गुड्स अब्रॉड जाया करते थे। एंड एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग राइट्स हैं वो उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं इंडिया में, राजा राम मोहन रॉय। और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा प्रभाव था, उसके बावजूद कोई इंसान खड़ा होकर बोल रहा है कि इनका जो ट्रेडिंग राइट है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, कितनी बड़ी बात होती है। एंड कुछ लोग क्रिटिक बन के आते हैं। ही एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बताते हैं रॉय। ही डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। देखिए जब रॉय आते हैं उनसे कुछ टाइम पहले मॉन्टेस्क्यू आए रहते हैं, और मॉन्टेस्क्यू कुछ सेपरेशन ऑफ पावर की बातें करे रहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कुछ 3 पार्ट्स में 3 तरीके से सेपरेट कर देना चाहिए। एक होना चाहिए जुडिशरी, एक होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, एक होना चाहिए एक होना चाहिए लेजिस्लेटिव। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि ये तीनों सिर्फ एक इंसान के पास हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो होता था उसके पास ही हुआ करते थे, और किसी का कोई रोल नहीं था। तो रॉय का क्या मानना था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को चेंज करना चाहिए, मतलब सेपरेट करना चाहिए। और लेजिस्लेटिव, हमारे लिए कानून किसको बनाना चाहिए, जो ब्रिटेन में बैठी पार्लियामेंट है उसको हमारे लिए कानून बनाना चाहिए, हमारे लिए जो हमारे लॉज जो हैं वो उनको इनैक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर्ड हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। एंड यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है इन दोनों को भी अलग करना चाहिए। जो नेक्स्ट लाइन है वो इस पूरी के पूरे लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, दैट ही डिमांडेड इक्वलिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। रॉय का क्या चाहते थे कि जो इंडियंस हैं और जो यूरोपियंस हैं उनके बीच इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनको उनके बीच इक्वलिटी होनी चाहिए। कोई जो ये लोग अनइक्वलिटी दिखा रहे हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम कल्चर्ड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जो ये रॉय हैं इन्होंने बहुत सारी मेहनत करी हुई थी भाई। इसके बाद फिर ये जाते हैं लास्ट में, अपने लास्ट के दिनों में रॉय जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड जाकर ये किस लिए जाते हैं कि इम्पेरियल गवर्नमेंट जो है इंग्लैंड की, वहाँ सॉरी जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वहाँ से इम्पीरियल गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ की थी, यानी कि जो मुग़ल एम्परर हुआ करते थे, अकबर द सेकेंड थे, उनके लिए रॉयल्टी इंक्रीज़ करने के लिए बात करने के लिए गए थे। एंड सेकेंड थिंग वॉज जो लॉर्ड बेंटिक ने जो सती एक्ट को डाला हुआ था उसको कोई ओवरटर्न ना कर सके, सती एक्ट को, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था सती एक्ट का। ये जो सती एक्ट आ गया इसकी वजह से उनके रिचुअल्स नहीं परफॉर्म हो पा रही हैं, तो उसको ओवरटर्न करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए वो जाते हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करने कि इसे कोई ओवरटर्न ना करे, जहाँ पर इनकी हो जाती है डेथ इन ब्रिस्टल। और इनका ऑनर आज तक ब्रिस्टल में है। अभी रिसेंटली ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्ट्रीट इन ब्रिस्टल, जो कि ब्रिस्टल में एक स्ट्रीट है जिसका नाम राजा राम मोहन रॉय वे के नाम से किया है, इन हिज मेमोरी। सो आज हमने देखा राजा राम मोहन रॉय के बारे में, उनकी कई सारी पॉलिसीज़, उनके कई सारे जो ऐसे एविल्स को हटाने के तरीक़ों के बारे में हमने देखा। उन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने के काफ़ी सारे प्रयास किए,
उन्होंने पॉलीगैमी को हटाने के लिए कई सारे प्रयास किए। उन्होंने जो भी इंडियन नेशनलिज्म है उसको बढ़ाने के प्रयास किए। एंड ऐसे कई सारे एरर्स जो कि आज हमारी सोसाइटी में होते शायद, उनको हटाने का पूरा पूरा प्रयास किया इन्होंने। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे। वो भी लिबरल स्ट्रीम से ही बिलोंग करते हैं, लिबरल थॉट वो भी रखते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।